10 सेट्स कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम पहुंच गए अभी सेट नंबर 11 पे। 12/12/2024 सेकंड शिफ्ट जो भी क्वेश्चन बने थे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के इस एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हम आपको वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो भी 2024 में आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, या फिर 2025 में ग्रेजुएट हो एनटीपीसी या अंडर ग्रेजुएट, जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। अभी इस वीडियो में रहने वाला है सेट नंबर 11 एसआई का। यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, कहाँ से आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने पूछे एनटीपीसी में, या फिर एसआई में, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल में, कौन सा आपका सब्जेक्ट है वो जहाँ पे आपको अधिक ज्यादा फोकस करना है, साइंस हो या फिर जीके में कोई भी टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन हो, सारा ओवरऑल आपको सारा अंदाजा यहाँ से होगा और आप वहीं पे ज्यादा कंसंट्रेट करोगे और आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में फिर। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 11 आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई 12/12/2024 सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने खिलजी वंश की स्थापना की थी? आपको ध्यान रखना है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी और उसने अपना जीवन एक सैनिक रूप में शुरू किया था और बाद में अपनी योग्यता के बल पर वो सर ए जहांदर, जिसे शाही अंगरक्षक कहा जाता था, इस पद को उन्होंने प्राप्त किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाम है जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के निम्नलिखित में से कितने तरीके निर्धारित किए गए हैं? आपको ध्यान रखना है नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता खोने के 3 तरीके निर्धारित करता है। 3 तरीके ये बताता है 1955 अधिनियम। 3 कौन-कौन से हैं? एक तो है त्याग। त्याग का मतलब क्या है? त्याग मतलब कि कोई भी नागरिक निर्धारित तरीके से घोषणा करके स्वेच्छा से, मतलब कि अपनी इच्छा से नागरिकता का त्याग कर सकता है। दूसरा समाप्ति मतलब टर्मिनेशन। यदि कोई व्यक्ति अपने आप से किसी दूसरे देश की नागरिकता अडॉप्ट कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। उसके अलावा तीसरा है वंचना, मतलब केंद्र सरकार कुछ शर्तों के तहत किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है, जैसे कि धोखाधड़ी धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना भारत की, तो उस कंडीशन में भी नागरिकता रद्द की जा सकती है। और कह सकते हैं संविधान के प्रति निष्ठाहीनता और युद्ध के दौरान किसी दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार करना। तो इन सभी कंडीशन में 1955 के तहत 3 तरीके बताए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्याग, समाप्ति और वंचना। क्वेश्चन नंबर 3, ओडिशा के जांजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के सुल्तान डैश के विरुद्ध युद्ध में वारंगल के राय रुद्रदेव की सहायता की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखेंगे भानुदेव द्वितीय ने भानुदेव द्वितीय जो क्या थे, जो उड़ीसा के जांजनगर के शासक थे, इन्होंने दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध युद्ध में वारंगल के राय रुद्रदेव की सहायता की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी रंग क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत में संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से सम्मिलित नहीं है? पहला है हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, अपने आप में ठीक है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दुग्ध या दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है दोस्तों, ये भी अपने आप में ठीक है। नीली क्रांति फल और सब्जियां, ये गलत है। नीली क्रांति मछली पालन और जल कृषि में या जल क्षेत्रों के विकास से संबंधित है, ना कि ये फल सब्जियों के उत्पादन से, ये गलत है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ये अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये अपने आप में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी? आपको ध्यान रखना है अंग्रेजों ने अपना जो पहला कारखाना है 1651 में बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया था, मुगल सम्राट शाहजहां की अनुमति से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1651 में।
क्वेश्चन नंबर 6 पीएम दक्ष योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राइट आंसर होगा इसका पीएम दक्ष योजना को शुरू किया गया था 2020-21 में सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा और ये संबंधित है कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय मॉनसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने तिब्बती पठार पर ऊपरी वायु परिसंचरण और वायुमंडलीय स्थितियों के बीच संबंध स्थापित किया था? आपको ध्यान रखना है भारतीय मौसम विज्ञानी जिनका नाम था पी कोटेश्वरन पी कोटेश्वरम ने बताया था कि तिब्बती पठार और भारतीय मॉनसून पर ऊपरी वायु परिसंचरण और वायुमंडलीय स्थितियों के बीच क्या है आपस में रिलेशन है। और उन्होंने ये बताया था कि ग्रीष्म काल में तिब्बती पठार के गर्म होने से वायुमंडलीय परिसंचरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जो बदले में भारतीय मॉनसून को प्रभावित करता है। ये कहा था पी कोटेश्वरम ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 महाभाष्य ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महाभाष्य दोस्तों ये लिखा गया था, इसकी रचना की गई थी ऑप्शन बी पंतजलि के द्वारा। किसने लिखा था ये? पंतजलि ने लिखा था महाभाष्य। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 मैच करना है आपकी बार लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया हुआ है भौगोलिक अक्षेत्र और लिस्ट 2 में दिया हुआ है उनकी विशिष्ट जलवायु का कारण। अब राजस्थान पहला है राजस्थान, तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थान घरों की दीवारें मोटी और छतें सपाट होती हैं। इससे मैच खाएगा क्योंकि राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी होती हैं और छतें सपाट होती हैं क्योंकि मोटी दीवारें गर्मी को अंदर आने से रोकती हैं क्योंकि राजस्थान में काफी शुष्क हवाएं चलती हैं और सपाट छतें वर्षा की कमी के कारण आवश्यक नहीं होती हैं। पहले का आएगा दूसरा। ये ऑप्शन बार हो गया। अगर आपको एक भी पता है देखो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं किसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राजस्थान घरों की दीवारें मोटी और छत्तीस सपाट होती हैं। फिर तराई अक्षेत्र का आएगा इसको मिलाएंगे घरों की छतें ढलानदार होती है क्योंकि तराई क्षेत्र में भारी वर्षा होती है और ढलानदार छतें पानी को आसानी से बहने में मदद करती हैं, पानी नीचे खिसक जाता है। मतलब बी का आएगा पहला। और फिर देखो अपने आप में ठीक है, ये भी ठीक है। फिर तीसरे का क्या आएगा? डी आएगा। मतलब कि तीसरे का तीसरा आएगा आसाम। आसाम का आएगा घर पमोसा रिटल्ट पर बनते हैं असम को घर पमोसा रिटल्ट इससे बनते इससे मिलाएंगे क्योंकि असम में बाढ़ का खतरा अधिक होता है और रिटल्ट पर बने घर बाढ़ के पानी से सुरक्षित माने जाते हैं। फिर इसका गोवा का आएगा। गोवा में क्या होता है? गोवा में अक्टूबर और नवंबर के दौरान मौसमी बारिश होती है। गोवा में मानसून के बाद महीनों में भी बारिश होती है जिसे पीछे हटते हुए मानसून की बारिश कहा जाता है अक्टूबर नवंबर। इसका चौथा होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित महान हस्तियों में से किसने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 1866 में भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पूछा है 1866 में, अगर पूछता 1828 में सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय ने की थी 1828 में। उसके बाद 1866 में ब्रह्म समाज दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। रविंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच आपस में वैचारिक मतभेद होने के कारण दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया था। और भारत का जो ब्रह्म समाज था इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। भारत का ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। और ध्यान रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के समूह को उस समय का आदि ब्रह्म समाज कहा जाता था। इस तरह से हम आंसर करेंगे ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन। देखो 1828 सबसे पहले अगर पूछता है नॉर्मली तो आपको आंसर लगाना है राजा राम मोहन रॉय।
लेकिन 1866 में पूछेगा, 1866 में ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक भारत का बर्मा समाज और एक था आदि बर्मा समाज। भारत का बर्मा समाज की स्थापना ये की थी केशव चंद्र सेन ने, और आदि बर्मा समाज का जो संस्थापक माना जाता है, ये माना जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, भारत के बर्मा समाज, तो भारत के बर्मा समाज की केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पादप घटक जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक और पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है? तो ये काम होता है जाइलम का। जाइलम जड़ों से पौधे के अन्य भाग तक और पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रसावर्ग की, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पैमो टैक्सोनॉमी, मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं रसायन वर्गीकरण। रसायन वर्गीकरण इंग्लिश में बोलते हैं पैमो टैक्सोनॉमी। इसका मतलब होता है दोस्तों, ये क्या करती है, ये एक प्रोसेस है जो जीवों के वर्गीकरण के लिए उनके केमिकल कंपाउंड को का यूज करती है। जैसे कि उनमें जो भी मौजूद होते हैं, केमिकल कंपाउंड जो भी मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, इन सब का आपस में कंपैरिजन किया जाता है हेमोटैक्सोनॉमी में, कि ये समझा जा सके कि इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है अकॉर्डिंग टू ऑल दीज कंपाउंड। इनके बीच में कंपैरिजन करने के बाद प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनमें कंपैरिजन करने के बाद ये समझा जा सके कि इनमें विकास होता है तो किस तरह से होता है। तो इसी विधि को बोलते हैं केमोटैक्सोनॉमी केमिस्ट्री में, और हिंदी में बोलते हैं इसको रसायन वर्गीकरण। राइट आंसर होगा, कह सकते हैं, इसका मतलब होता है जीवों का उनकी रासायनिक संरचना, उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म वित्त संस्थान एमएफआई भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन में किस प्रकार योगदान करते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय और गैर सरकारी संगठन एनजीओ के साथ साझेदारी स्थापित करके ये क्या करते हैं, भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन में योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा में, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किन दो संगठनों ने मिलकर भारत की प्रथम स्वदेशी आर टी सेल थेरेपी विकसित की है? आपको ध्यान रखना है, कार टी थेरेपी को, सेल थेरेपी को विकसित किया है आईआईटी मुंबई और टाटा मेमोरियल सेंटर ने। आईआईटी बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल सेंटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 से 1947 से 1950 तक, 1950 तक, अपनी मृत्यु होने तक भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 17, कहानी पुस्तक डॉलर बहू निम्नलिखित में से किसने लिखी है? इसके राइटर कौन है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, इसको लिखा है डॉक्टर सुधा मूर्ति ने। इसको स्टार्टिंग में पहली बार कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, फिर इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन किया गया था डॉलर सोसे के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन लिखा किसने था मूल रूप से? डॉक्टर सुधा मूर्ति ने। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में। क्वेश्चन नंबर 18, 15 दिसंबर 2023 को भजन लाल शर्मा ने भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली?
राइट आंसर होगा भजन लाल शर्मा ने ली है राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ 2023 में। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में आंतर हुकवर्म रोग, इंटेस्टिनल हुकवॉर्म डिसीज, एस्को एस्किल मिंथिस की किस प्रजाति के कारण होता है? राइट आंसर होगा ये होता है इंटेस्टिनल हुकवॉर्म डिसीज होता है। एस्किल लेमंथीज जो प्रजाति है इसका नाम है दोस्तों एनसाइलोस्टोमा डुओडेनल। साइलोस्टोमा डुओडेनल की इसकी मतलब इसकी प्रजाति होती है, ये इसकी वजह से होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा की दस्तावेज पर आधारित है, किस दस्तावेज पर आधारित है? कहते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसकी अवधारणा किस दस्तावेज कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस है? राइट आंसर होगा इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और भाग 4 में ये आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पार्ट 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इनको सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक कौन था? आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला दोस्तों पहला तुर्की शासक माना जाता है इसको। और इसने दो प्रकार के सिक्के जारी किए थे, चांदी का टंका और तांबे का जिंतल। चांदी का टंका और तांबे का जिंतल, दो प्रकार के इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की परिभाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, आपस में सभी का यूनिफिकेशन करना, एकीकरण करना, मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, एक दूसरे कंट्री के साथ सभी कंट्री को आपस में कैसे इंटर रिलेटेड करना आपस में, ताकि जो कंपनीज होती हैं वो कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं किसी भी देश के साथ। सिंपल लैंग्वेज में यही होता है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन का मतलब। इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर करेंगे ऑप्शन डी। वैश्वीकरण विभिन्न नीतियों का परिणाम है जिसका उद्देश्य विश्व को आर्थिक आत्मनिर्भरता और एकीकरण की ओर परिवर्तित करना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, स्किल इंडिया मिशन जिसका उद्देश्य 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना है, मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुगम बनाया जा रहा है? स्किल इंडिया मिशन का कह सकते हैं संचालन किया जा रहा है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा। ये दोनों इम्प्लीफाई इसको, दोनों ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं इसको इम्प्लीफाई कर रहे हैं, इसका संचालन कर रहे हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, अक्टूबर 2023 में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? उप प्रमुख के रूप में मतलब डेप्यूटी चीफ। राइट आंसर होगा डेप्यूटी चीफ ऑफ द नावल स्टाफ, ये अपॉइंट किया था 2023 में, अक्टूबर 2023 में। ऑप्शन ए वाइस एडमिरल रणुशोभती को। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था? तो पहली बार दोस्तों सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी राजस्थान में। अगर और गहराई से पूछे तो आपको ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है, उसको सिलेक्ट करना है। पहली स्टेटमेंट, लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव आयोजित किया जाता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं, अपने आप में ठीक है।
राष्ट्रपति सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ऐसी सिफारिश करे। दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। यदि प्रधानमंत्री इसकी सिफारिश करे तो राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर मंत्री परिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। ये भी लोकसभा चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। लोकसभा चुनाव फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट प्रणाली के आधार पर आयोजित किए जाते हैं। सारे स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा 1 2 3 4। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए 1 2 3 और 4 सभी। सभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कोई अनुसूचित जाति जनसंख्या नहीं है? राइट आंसर होगा ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस यहाँ पे कोई भी अनुसूचित जाति जनसंख्या की गणना नहीं की गई थी। यहाँ पे कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा भारतीय क्रिकेटर 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप के दौरान एक ही विश्व कप संस्करण में 700 रन का आंकड़ा पार करने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो इनका नाम आपको पता है, सबसे ज्यादा किन्होंने शतक लगाए थे? विराट कोहली ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्रिकेट से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। क्रिकेट में एक ही चीजें बता देता हूँ, सारी चीज आपको याद रखना है। WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब की बार पहली बार साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीती है। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। 2023 का वर्ल्ड कप तो आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, इंडिया को हराया था। 2024 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। कहाँ पे हुआ था? इसका संयुक्त आयोजन हुआ था, मतलब कि वेस्ट इंडीज और USA में मिला के। इंडिया ने इसको जीता था और हराया था साउथ अफ्रीका को फाइनल में। 2025 की चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ने जीती है, न्यूजीलैंड को फाइनल में हराया है। ये आपको ध्यान रखना है। 2025 में अभी एशिया कप हुआ था T20, इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया है। उसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे, 2025 का वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया ने जीता है। इंडिया ने दोस्तों फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया है लड़कियों में। और क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं? IPL से बन सकता है। IPL में पहली बार RCB ने क्या जीता है? RCB जीती है पहली बार, पंजाब को हराया इन्होंने फाइनल में। पंजाब को हराया, पंजाब किंग्स 11 को। उसके अलावा ध्यान रखेंगे, प्रो कबड्डी लीग 2025 दबंग दिल्ली ने जीती है। किसने जीती है? दबंग दिल्ली ने जीती है। किसको हराया दबंग दिल्ली ने? दबंग दिल्ली ने हराया है पुनेरी पल्टन को, जो 2024 की विजेता थी। पुनेरी पल्टन को इन्होंने हराया है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान सिरी 2024 पुरस्कार विजेता डॉक्टर आनंदा रामकृष्णन सी निम्नलिखित में से किस संस्थान के निदेशक हैं? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के ये क्या है? डायरेक्टर। नाम क्या है? डॉक्टर आनंद रामकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ये है ऑप्शन डी। इसके लिए यूज करते हैं हेड काउंट रेशियो का यूज करते हैं। एक आसान तरीका होता है गरीबी को मापने का। ध्यान रखेंगे, हेड काउंट जो अनुपात है दोस्तों, इसका यूज गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत की गणना करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा मातृ एवं
शिशु स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित सूचकांकों के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS का कौन सा दौर शुरू किया गया? ये था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी NFHS 6, मतलब कि 6 राउंड ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। क्वेश्चन नंबर 32, किसी द्रव्य के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? कहता है वी स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर। पहला कहता है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल। दूसरा, मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। कहता है बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उसकी मोशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये स्टेटमेंट दोस्तों क्या है? गलत है। बाहर से कुछ भी हम चेंज करेंगे, जैसे मान लो हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल स्पीड में मूव करेंगे, तो इम्पैक्ट तो होगा मोशन पे, पार्टिकल जल्दी जल्दी भागेंगे, स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये गलत है। राइट आंसर होगा कौन सा गलत है, ये आपसे पूछा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अपने आप में ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यू लगातार मूव करते हैं, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अगस्त 2024 में विंसन जॉर्ज को निम्नलिखित में से किस संस्थान का निदेशक, मतलब कि डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था? राइट आंसर होगा इसका, इनको बनाया गया था निदेशक ऑप्शन सी केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, जिसे बोलते हैं सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMFRI, एर्नाकुलम का इनको बनाया गया था डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, जुलाई 2024 में असम के पूर्व लोकसभा सांसद रेमन डेका को भारत के किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? इनको बनाया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ का। गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ इनको अपॉइंट किया गया था जुलाई 2024 में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 11वां दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान 1976 के द्वारा। उसके बाद 11वां जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन था जो हुआ था 2002 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक संगीत जिसमें भावपूर्ण धुनें होती हैं और प्राय शादियों और उत्सवों के अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है, डैश के नाम से जाना जाता है? इसका नाम है कजरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक संगीत है ये कजरी। क्वेश्चन नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? आपको ध्यान रखना है 2011 में महिला पुरुष और ओवरऑल पूछे तो सबसे नंबर रैंक आता है केरला का लिटरेसी रेट में। सबसे कम पूछे फिर आएगा बिहार, सबसे कम किसकी है? बिहार की है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो लिंग अनुपात है वो भी केरला का सबसे ज्यादा था। क्वेश्चन नंबर 38, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स समिट ने सर्वसम्मति से 1 जनवरी 2024 से किन देशों को पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया? मतलब कितने सदस्यों को, कितने देशों को? राइट आंसर होगा इसका, टोटल है 6 देश जो आमंत्रित किए गए हैं। उन देश का नाम है अर्जेंटीना, जैसे मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। 1 जनवरी 2024 को पूर्ण सदस्य बनने वाले देशों की संख्या कितनी है? 6 है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस तिथि को हुई थी? राइट आंसर होगा, इसकी स्थापना की गई थी 28 जनवरी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, जून 2023 में भारत के किस राज्य के तट पर नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक
उड़ान परीक्षण किया गया था? किस राज्य के तट पर? आपको ध्यान रखना है, इसका जो परीक्षण किया था 7 जून 2023 को DRDO के द्वारा किया गया था उड़ीसा के तट पर। कौन सी मिसाइल है? मिसाइल का नाम भी आपको याद रखना है, प्राइम अग्नि प्राइम। उड़ीसा के तट पर परीक्षण इसका किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41, वज्रगिरी बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा वज्रगिरी बौद्ध मठ उड़ीसा में स्थित एक प्राचीन बौद्ध सतला। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहाँ पे है? उड़ीसा में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन को मुंबई हाईवे को भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उद्योगों से जोड़ती है? आपको ध्यान रखना है, ये मुंबई हाई स्थित पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों तक गैस का कहते हैं ट्रांसफर करती है, गैस को उसका परिवहन करती है। मुंबई या हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई को किससे जोड़ती है? आपको ध्यान रखना है, ये जोड़ती है पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों से जोड़ती है, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों से जोड़ती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू हुआ था? राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया गया था। 13 अक्टूबर 2021 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीएम मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक है? राइट आंसर होगा इसका, ये है उत्तर पश्चिमी हवा, नॉर्वेस्टर्स। नॉर्वेस्टर दोस्तों एक शक्तिशाली स्थानीय तूफान है जो पूर्व भारत में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार में तेज हवाएं तेज हवाएं लेकर आता है। और इस क्षेत्र में चाय, जूट और चावल की खेती के लिए इसको अत्यधिक लाभदायक माना जाता है, उत्तर पश्चिम हवाओं को, या कह सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्स को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, 31 अगस्त 2025 तक की स्थिति के अनुसार विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक के पद के लिए चुनी गई नगोजी अंकोजो इवेला किस अफ्रीकी देश से है? ये आती है, अफ्रीकी देश का नाम है नाइजीरिया से। कहाँ से आती है? नाइजीरिया से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछता है, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 46, कर्नाटक संगीत में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एशिया के प्रथम संगीतकार कौन थे? एशिया के प्रथम संगीतकार माना जाता है MS सुब्बालक्ष्मी को। राइट आंसर होगा, MS सुब्बालक्ष्मी क्या थी? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली एशिया प्रथम संगीतकार थी ये आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? MS सुब्बालक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 47, पेरिस 2024 ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ कौन था? पीवी सिंधु के साथ सबसे पहले आपको याद रखना है, ओलंपिक 2024 दोस्तों भारत ने इसमें टोटल 6 मेडल इसमें जीते हैं। एक नीरज चोपड़ा ने जीता है, बाकी 5 जीते हैं, जैसे कि 5 औरों ने जीते हैं। जैसे मनु भाकर ने जीता, एक मनु भाकर ने एकमात्र रजत रजत पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने, बाकी 5 कांस्य पदक भारत ने इसमें जीते हैं। और एक गेम इसमें इंक्लूड किया गया था, ब्रेक डांसिंग। पहली बार ब्रेक डांसिंग एक खेल है जो कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा कौन सा एक खेल, नया खेल शामिल किया गया था? ब्रेक डांसिंग, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे उद्घाटन समारोह में जो पीवी सिंधु के साथ थे वो थे शरत कमल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पीवी सिंधु से क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं? पीवी सिंधु ने, आपको ध्यान रखना, 2019 में BWF है विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी 2019 में पीवी सिंधु। साथ ही साथ 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था, और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था पीवी सिंधु ने। और जो शरत कमल है ये क्या है? एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, डैश संसाधनों का उचित वितरण है
जिसमें प्रत्येक भारतीय को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए और धन के वितरण में असमानता कम होनी चाहिए। इसे बोलते हैं समतावाद। इसे बोलते हैं दोस्तों समतावाद। इगैलिटेरियनिज्म इसको बोला जाता है। ये सिद्धांत ये कहता है कि सभी लोगों को समान माना जाना चाहिए और सभी के पास समान अधिकार और अवसर होने चाहिए। सम समतावाद इसको बोलते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 49, आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिगृहित डैश पर लागू होते हैं। द पोस्टुलेट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी आर एप्लीकेबल टू। आपको ध्यान रखना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेस्ड ऑन टू पोस्टुलेट्स। दो पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड है ये। फर्स्ट क्या है? द फर्स्ट पोस्टुलेट नाउन हैज द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। पहला जो पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। और ये कहता है लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। जो फिजिक्स के लॉ हैं वो हर इनर्शियल सभी इनर्शियल फ्रेम्स में क्या है? सेम होते हैं। मतलब कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस वो होता है जिसमें कोई भी बॉडी मूव करेगी या वो रेस्ट पे होगी, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी या रेस्ट पे होगी, तो वहां पे एप्लीकेबल होता है। ना कि अगर कोई कह सकते हैं एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम पे ये जो रिलेटिविटी थ्योरी है ये लागू नहीं होती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लागू नहीं होती है। सिर्फ क्या होती है? या तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी वेलोसिटी से, या क्या होगी? बॉडी रेस्ट पे होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, all frames of references postulate of theory of relativity are applicable to। आप कहेंगे all frames of references, संदर्भ के सभी फ्रेम पर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक यंत्र समतल दर्पणों में बहुप्रतिबिंबों परिवर्तन के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है? इंग्लिश में पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट्स कलरफुल ब्यूटीफुल पैटर्न ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन ए प्लेन मिरर। कहता है सिंपल लैंग्वेज में कौन सा वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड होता है कोई भी चीज। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल कलरफुल पैटर्न बनेंगे जब रिलेक्शन होगी, सॉरी जब रिफ्लेक्शन होगी मल्टीपल टाइम किसी प्लेन मिरर के ऊपर, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम हमें बताना है। इसे बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसे बोलते हैं जिसपे ये बनता है कलाइडोस्कोप। इस लाइट इंस्ट्रूमेंट का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है कलाइडस्कोप। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।